हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। वो कह रहा है एक प्रोडक्ट, कोई भी एक सामान बेचा है इंदौर से भोपाल में, तो स्टेट बदल नहीं रही है। इंदौर भी मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो सेम स्टेट में बेचा जा रहा है, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही जा रहा है, तो स्टेट सेम है। तो सेम स्टेट वाली ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्या? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में हमें CGST भी फाइंड करना होता है प्लस SGST भी फाइंड करना होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 1A में सिखा चुका हूँ। अगर स्टेट सेम रहती है तो उसमें हम CGST और SGST दोनों फाइंड करते हैं और उस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको करना ये है, यहाँ पर आपको जो सोल्ड हो कर रहा है पर्सन, उसकी हेडिंग में नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है एक प्रोडक्ट सोल्ड किया है इंदौर से भोपाल, तो यहाँ पर हम हेडिंग में नाम बेचने वाले का लिखेंगे फॉर डीलर। डीलर लिख लो या शॉपकीपर। फॉर डीलर इन इंदौर। इंदौर वाला पर्सन बेच रहा था भोपाल वाले पर्सन को, तो इसलिए बेचने वाले का नाम लिखा फॉर डीलर इन इंदौर। और ब्रैकेट में लिख देंगे सेम स्टेट में सामान बिक रहा है, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही, स्टेट बदल नहीं रही। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब हम SP लिखेंगे कि जो डीलर इंदौर में था उसने भोपाल वाले को कितने रुपीस का सोल्ड किया। तो प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपीस है? 15,000। तो इंदौर वाला 15,000 का बेचता है भोपाल वाले को। और जब कोई सामान बिकता है तो बिल में टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इंदौर वाले ने बेच दिया है कितने का? 15,000 का। अब बिल में टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? CGST और SGST, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होगी, दोनों का परसेंटेज बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है द GST रेट इज़ 12%। GST जो है ना वो 12% है, लेकिन हमें यहाँ 12% का आधा आधा लेना है, 6% लेना है। किसका? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितनी है? 15,000 रुपये। 6% क्यों लिया? क्योंकि टोटल GST 12% जो थी वो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और 6% स्टेट गवर्नमेंट की होगी। दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, इसीलिए हमने हाफ हाफ लिया। तो यहाँ पर 6% किस पर लगाया है? टैक्स, SP पर। टैक्स जो होता है ना वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, तो इसलिए 6% ऑफ 15,000 लेंगे। अब परसेंट का साइन आप हटा के अपॉन में 100 लगाना। परसेंटेज सिंबल अगर हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो CGST और SGST 6% ऑफ 15,000 हो गया। इन्हें हम 0 को कट कर लेंगे और फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 6 जा 90 और एक 0 लास्ट की जो बच गई वो भी लिख देते हैं। तो 900 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स और 900 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, CGST भी और SGST भी। तो टोटल GST जो हो गई वो कितनी बन गई? बिल में 15,000 रुपये तो सामान की कीमत है और GST टोटल जो कस्टमर पे करेगा वो 900 सेंट्रल गवर्नमेंट की, 900 स्टेट गवर्नमेंट की, यानी टोटल GST 1800 रुपीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? ये जो GST 1800 है ये एक पर्सन ने बेच कर लिए हैं टैक्स और दूसरे पर्सन ने खरीदते टाइम दिया है टैक्स। जो पर्सन बेच रहा है वो तो टैक्स ग्राहक से लेता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो होता है ना वो होता है टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जो पर्सन बेच रहा है उसके लिए ये आउटपुट टैक्स होगा, जो आपने अभी GST टोटल फाइंड करा 1800। तो जो है आउटपुट टैक्स किसके लिए है? जिसने बेचा। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटपुट टैक्स, तो ये इंदौर वाले पर्सन का है। और इनपुट टैक्स जो है खरीदने वाले का होता है। किसने खरीदा था?
इंदौर वाले ने बेचा था भोपाल वाले को, तो इनपुट टैक्स खरीदने वाले का होगा, इनपुट टैक्स फॉर भोपाल। दोनों की वैल्यू एक ही है, कितनी, 1800। ये जो 1800 रुपये है, एक तो पर्सन देता है और दूसरा पर्सन लेता है। दुकानदार तो ग्राहक से ले लेता है 1800 रुपये टैक्स, तो दुकानदार तो सामान बेच रहा है ना, इसलिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा दुकानदार का। और यही 1800 रुपये दुकानदार ने लिए थे बट ग्राहक ने दिए थे। ग्राहक कहाँ का था, भोपाल का। तो जो पर्सन खरीदते टाइम टैक्स देता है वो इनपुट टैक्स होता है, किसका, भोपाल का। दोनों की वैल्यू सेम है 1800। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अब हम दूसरे पर्सन का नेम लिखेंगे, फॉर डीलर इन भोपाल। अब जो है ना, भोपाल वाला डीलर बेचेगा, पहले भोपाल वाला खरीदता है इंदौर वाले से। अब आगे क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो देखो ये लिखा है, एंड देन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम भोपाल टू पटना। भोपाल कहाँ था, मध्य प्रदेश में, और अब वो जा रहा है कहाँ, पटना। पटना कहाँ है, बिहार में है। पटना कहाँ है, बिहार। स्टेट बदल गई तो सेम स्टेट तो है नहीं है, स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट जब चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब स्टेट बदल जाती है ना तो उसमें हम IGST फाइंड करते हैं। CGST और SGST किस में फाइंड करते हैं, सेम स्टेट वाले में जो इंट्रा स्टेट होता है। और अगर स्टेट बदल जाती है तो CGST SGST फाइंड नहीं होता, IGST फाइंड होता है, ठीक है ना। तो पहले जो बेच रहा था वो था इंदौर वाला, इसलिए हमने पहली हेडिंग में बेचने वाले का नाम इंदौर लिखा। और दूसरी हेडिंग में अब जो बेच रहा है वो भोपाल वाला बेच रहा है। पहले भोपाल वाले ने यहाँ खरीदा था, खरीदने के बाद यहाँ अब वो बेचने का टाइम आ गया उसका, तो फॉर डीलर इन भोपाल। और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट। स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट बदल रही थी। मध्य प्रदेश में रहता था, भोपाल में रहता था। भोपाल कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो जो डीलर भोपाल में रहता था मध्य प्रदेश में, वो अब पटना में बेच रहा है जो कि बिहार में है। तो स्टेट बदल रही है, इसलिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। अब हम लिखेंगे उसने सोल्ड कितने का किया, सेलिंग प्राइस SP, वो बेच कितने का रहा है। एंड देन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम भोपाल टू पटना एट ए प्रॉफिट ऑफ 3000। यहाँ पे ये बोला प्रॉफिट ऑफ 3000, 3000 रुपये प्रॉफिट भोपाल वाला जब बेच रहा है। देखो ये लिखा ना, एंड देन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम भोपाल टू बिहार, एंड देन फ्रॉम भोपाल टू बिहार। तो जब भोपाल से बिका बिहार में तो फ़ायदा हुआ 3000 रुपये का। तो 3000 रुपये का फ़ायदा तो तब होता है जब कोई पर्सन 3000 रुपये महंगा बेचे। आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहे हो और आपको 50 रुपये का फ़ायदा कब होगा, जब वो 100 रुपये की चीज़ जो आपने खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस थी, वो आप 150 की बेच दो, सेलिंग प्राइस क्या हो 150, तभी तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, पिछली बार भोपाल वाले ने यहाँ ख़रीदा था कितने का, जो यहाँ दुकानदार ने बेचा था 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का भोपाल वाला पहले ख़रीदता है और अब बेचते टाइम ना वो 3,000 रुपये प्रॉफिट बनाने के लिए 3,000 रुपये बढ़ाकर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस जो हो गई ना वो हो गई 18,000। तो खुद तो वो यहाँ ख़रीद रहा था 15,000 का और अब यहाँ प्रॉफिट कमाना था उसे 3,000 रुपये का, तो इसलिए उसने 18,000 का बेचा और फिर उस पर GST लगाया। यहाँ पर पिछले स्टेज में तो यहाँ पर जो हमने करा था वो बनाया था CGST और SGST। क्यों CGST और SGST बनाई थी हमने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था स्टेट सेम थी। यहाँ था ना हमने लिखा था इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में CGST और SGST निकलता है, बट यहाँ पर अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें यहाँ CGST SGST फाइंड नहीं होगा, यहाँ पर फाइंड होगा इंटीग्रेटेड GST IGST। और IGST कभी हाफ नहीं लिया जाता, पूरा का पूरा कंप्लीट GST 12% था तो यहाँ पे 12% ही लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगेगा। तो GST जो लगेगा वो 12% लगेगा, किस पर, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस थी 18,000 रुपये, 2 ज़ीरो ऊपर की 2 ज़ीरो नीचे की कटेंगी। अब आपको फाइनली क्या करना है, 12 और 18 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 12 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 216 और जो लास्ट की ज़ीरो थी वो लास्ट में आ जाएगी। तो ये तो आ गई आपकी IGST। अब हमें लिखना है
कि ये जो IGST आई है किसके लिए आउटपुट टैक्स है और किसके लिए इनपुट टैक्स है। देखो आउटपुट टैक्स तो उसका होता है जो पर्सन बेचता है, तो यहाँ पर बेचने वाला भोपाल वाला डीलर था, तो आउटपुट टैक्स किसका है, भोपाल वाले का, ठीक है। और इनपुट टैक्स उसके लिए होता है जिसने ख़रीदा है, तो यहाँ पे ख़रीद कौन रहा था, पटना वाला पर्सन जो पटना में रहता था, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स हो गया जिसने सोल्ड किया उसके लिए, इनपुट टैक्स उसके लिए होगा जिसने ख़रीदा था। दोनों का आंसर एक ही है जो अभी इस स्टेज में, 2 स्टेज थी, पहली स्टेज ये वाली थी जहाँ पर पहली बार सामान बिका था, अब ये दूसरी स्टेज थी, इसमें जो टैक्स आया था वो कितना था 2160। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, फाइंड द नेट GST पेड एट भोपाल। यहाँ पर पूछा गया है आप बताओ नेट GST कितनी पे हुई है, कहाँ पर, नेट GST पेड एट भोपाल। तो नेट GST का ना फॉर्मूला होता है, नेट GST जब भी कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो वो फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये फार्मूला याद करना है, नेट GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ नेट GST हम भोपाल वाले की फाइंड कर रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स भी भोपाल वाले का होगा, इनपुट टैक्स भी भोपाल वाले का होगा। तो देखो आउटपुट टैक्स ये तो इंदौर वाले का था, ये रहा देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने, आउटपुट टैक्स भोपाल वाले का कितना है 2160। तो आप यहाँ तो लिख दोगे आउटपुट टैक्स में 2160 माइनस इनपुट टैक्स भोपाल वाले का, यहाँ है आपका इनपुट टैक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ इनपुट टैक्स भोपाल वाले का, इसका आंसर कितना है 1800। तो हम माइनस में क्या लिखेंगे 1800। अब 2160 में से 1800 को जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 360 रुपीज़। अब ये नेट GST का फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बट ये एक्चुअली में होता क्या है इसको और समझ लो। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, किसी भी पर्सन की नेट GST अगर आपको फाइंड करनी है तो आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करोगे। बट ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर हमने नेट GST भोपाल वाले पर्सन की फाइंड करी है। देखो भोपाल वाला पर्सन यहाँ पे ख़रीदता है, पहली स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है इसमें जो भोपाल वाला पर्सन था वो क्या कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, सामान को परचेज़ कर रहा है, और जो सामान परचेज़ करता है वो ही टैक्स को क्या करता है, पे करता है। इस बात को समझें, ये पहली स्टेज थी, पहली स्टेज में जो टोटल टैक्स, टोटल GST जमा हुई थी वो 1800 रुपये हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो 1800 रुपये है ये कौन देगा, ग्राहक ही तो देगा ना, दुकानदार नहीं देता, ग्राहक से लिया जाता है टैक्स का पैसा। तो यहाँ पर जो टैक्स पे किया है वो किसने किया है, जो ग्राहक था। ग्राहक कौन था, इंदौर वाला ग्राहक नहीं था, इंदौर वाला तो दुकानदार है। हेडिंग में हम नाम किसका लिख रहे हैं, जो बेच रहा है। तो ग्राहक यहाँ पर भोपाल वाला है, तो भोपाल वाले ने परचेज करते टाइम टैक्स दिया था 1800 रुपये। तो भोपाल वाला पर्सन ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे चुका है, कितना 1800 रुपये। अब जब बेचने की बारी आई भोपाल वाले की, ये दूसरी स्टेज है, सेकंड स्टेज में अब भोपाल वाला बेच देता है वही सामान जो उसने ख़रीदा था, किसको, पटना वाले को। तो जब वो सामान सोल्ड कर रहा है यहाँ, तो सोल्ड करते टाइम टैक्स जो है वो तो ग्राहक से भोपाल वाला लेगा। टैक्स कौन देगा, ग्राहक देगा ना। तो यहाँ पे भोपाल वाले पर्सन ने सामान को क्या किया है, सोल्ड, तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, वो जो है ग्राहक से टैक्स लेगा, ना कि खुद देगा, क्योंकि इस बार सामान उसने ख़रीदा नहीं है, बेचा है, तो टैक्स भी वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो वो जो है यहाँ पर इस स्टेज में भोपाल वाला पर्सन टैक्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कितने रुपए कलेक्ट करेगा, वो हमने यहाँ IGST बनाई थी, कितनी बनाई थी IGST 2160। पिछली स्टेज में कितनी बनाई थी, 1800 रुपये। पिछली स्टेज में 1800 रुपये भोपाल वाले ने दिया था टैक्स, और इस बार वो सामान बेच रहा है और टैक्स को ग्राहक से कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कितना 2160। अब
बैंक में जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा भोपाल वाला, वो 2160 नहीं जमा करेगा। ऑलरेडी भोपाल वाले ने खरीदते टाइम गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है 1800 रुपये, तो सरकार को अब 1800 रुपये टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब जो है ना, नए टैक्स में से 1800 काट लिया जाएगा। तो दुकानदार जो था भोपाल वाला, वो खरीदते टाइम 1800 दे चुका था टैक्स, तो वो अब क्या करता है, ग्राहक से तो पूरे लेता है टैक्स 2160, बट उसमें से जो वो सरकार को खुद दे चुका था पहले 1800, वो क्या कर लेता है, माइनस, और जो बचता है 360 रुपये वो सरकार के पास जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट जीएसटी। तो जो टैक्स परचेज टाइम पर जमा किया था भोपाल वाले ने, वो माइनस कर लेगा वो, जब वो सामान बेचते टाइम ग्राहक से लेता है टैक्स के पैसे उसमें से। ठीक है ना, तो ये नेट जीएसटी का फॉर्मूला यहाँ फॉलो करेंगे। आगे इन सारे क्वेश्चन जितने हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलोर। इस लाइन में इन्होंने क्या कहा है कि जो आर्टिकल है वो हैदराबाद से बिका बेंगलोर में। तो बेचने वाले पर्सन की हेडिंग लिखी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। बेच कौन रहा है, हैदराबाद से बिका है बेंगलोर में, तो हम लिखेंगे फॉर डीलर इन हैदराबाद, हेडिंग बेचने वाले की आएगी। ठीक है, अब हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, बेंगलोर कर्नाटका, स्टेट क्या है, अलग है, डिफरेंट स्टेट है। मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया है, देखो, सामान आंध्र प्रदेश से बिक कर दूसरी स्टेट में कर्नाटका में चला गया, तो स्टेट बदल रही है। अगर सेम स्टेट होती तो इंटर स्टेट होता, जब स्टेट बदल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या फाइंड होता है, आईजीएसटी। तो देखो मैंने आईजीएसटी यहाँ फाइंड कर रखा है। क्वेश्चन में बोला था बेचा कितने का है, फॉर 8000, जो सोल्ड हुआ था वो 8000 का हुआ था, तो इसलिए यहाँ एसपी की वैल्यू 8000 लिखी और उस पर हमने आईजीएसटी फाइंड किया, क्योंकि स्टेट बदल रही थी इसलिए आईजीएसटी बनाया। कितना परसेंट, यहाँ पे जीएसटी 12% का था क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा 12% निकाल दिया। तो परसेंट हटा के आप जानते हैं, परसेंट हटा के अपॉन में क्या आता है, 100, इसलिए 12 के अपॉन में 100 आया। और टैक्स किसके ऊपर फाइंड होता है, सेलिंग प्राइस पे, इसलिए मल्टीप्लाई में 8000 भी लिखा हुआ था। और जब सॉल्व करा तो आंसर बना 960। अब ये जो टैक्स आया है, एक पर्सन ने तो टैक्स दिया है क्योंकि उसने सामान खरीदा था, और दूसरे पर्सन ने कलेक्ट किया है, इकट्ठा करा है ये टैक्स, क्योंकि वो सामान बेच रहा था। तो जो पर्सन सामान बेच रहा है कौन है, वो हैदराबाद वाला डीलर है। तो बेचने वाले के लिए आउटपुट टैक्स कहलाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया आउटपुट टैक्स किसका है, हैदराबाद का, आउटपुट टैक्स फॉर हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि उसने सामान बेचा था इसलिए ये टैक्स उसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और ख़रीदा किसने था, बेंगलोर कर्नाटका वाले ने, तो उसके लिए जब वो खरीद रहा है तो उसके लिए वो कहलाएगा इनपुट टैक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो, इनपुट टैक्स बेंगलुरु वाले का, क्योंकि वो खरीद रहा है इसलिए इनपुट टैक्स है। कितना, 960। तो ये जो 960 रुपये थे, एक पर्सन के लिए इनपुट टैक्स था और दूसरे पर्सन के लिए आउटपुट टैक्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा, एंड देन फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर। अब जो वो सामान है बेंगलोर वाला खरीद के तो ले आया था, अब वो उसे बेच रहा है, तो दूसरी स्टेज में, यहाँ ये सेकंड स्टेज है, ये कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज थी, और ये कौन सी स्टेज है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में कहाँ से कहाँ बिका, बेंगलोर से मैसूर। बेंगलोर कहाँ था, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, बेंगलोर भी कर्नाटका में आता है, मैसूर भी कर्नाटका में आता है। तो हमें हेडिंग में नाम किसका लिखना होता है, मैंने क्वेश्चन 1 में भी आपको बताया था, हेडिंग में नाम हमेशा सेलर का लिखना है, जो बेच रहा है। तो बेचा किसने है, बेंगलोर वाले ने मैसूर वाले को बेचा दूसरी बार में, बेंगलोर वाले ने मैसूर, तो बेच तो बेंगलोर वाला रहा है, तो इसलिए फॉर डीलर इन बेंगलुरु लिखा। और यहाँ पे लिख दिया बेंगलुरु कर्नाटका से बिक कर सामान कहाँ पहुँच गया, मैसूर कर्नाटका में। स्टेट बदली नहीं, और जब स्टेट बदली नहीं तो इसीलिए हमने यहाँ इंट्रा स्टेट लिखा, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में आप जानते हैं सीजीएसटी भी बनती है और एसजीएसटी भी बनती है, आधी आधी %। ठीक है, तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि सामान बेचा कितने था।
बेंगलोर से मैसूर में जब बेचा था तो कितने रुपए का बेचा था, वो यहाँ इस लाइन में नहीं बोला, आगे जाके बोला। अगर आप आगे पढ़ोगे ना, देखो यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ जीएसटी 12% है और प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन बेंगलुरु इज़ 2500। अब आप ये वैल्यू देख के बस इसे ही ना लिख दें कि जो एसपी है वो 2500 है। ये 2500 कौन है, प्रॉफिट मेड। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ये जो 2500 रुपये है ये प्रॉफिट मेड है। किसका प्रॉफिट मेड, बेंगलुरु वाले का। तो बेंगलोर वाला जो था वो 2500 रुपये प्रॉफिट कमाता है क्योंकि वो 2500 रुपये महंगा बेचता है। तो पहले देखो खरीदा पीछे कितने का था, उसने यहाँ खरीद रहा था बेंगलोर वाला कितने रुपीज़ का, 8000 का। अब वो जब बेचने की बारी आती है ना तो वो प्रॉफिट बनाता है 2500 रुपये का। तो प्रॉफिट तो जब बनेगा ना जब कोई पर्सन उसको महंगा बेचेगा। तो 2500 रुपये प्रॉफिट होने का मतलब है 2500 रुपये बढ़ाकर बेच रहा है। खुद तो लाया था वो 8000 का, लेकिन उसमें उसने जोड़ लिया, बढ़ा दिए पैसे। कितने बढ़ा दिए, 2500 रुपये और बढ़ा दिए। और क्या बना दिया, 10,500। तो उसने महंगा बेचा था तब जाके उसे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। और जब अब बेच ही दिया है तो बेचने के बाद बिल में टैक्स तो लगेगा। कौन सी स्टेट थी, इंट्रा स्टेट, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा। टोटल जीएसटी 12% था, बट ये सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो ये 6% होना है। तो इसीलिए हमने 6% हटा के अपॉन में 100 लगाया और 6% टैक्स किस पर लगा दिया, सेलिंग प्राइस, जो कि 10,500 थी। तो आंसर कितना आ गया, 630। अब नेक्स्ट वर्क क्या करा हमने, टोटल जीएसटी बनाई। टोटल जीएसटी में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ऐड कर लिया जाता है। दोनों के आंसर 630 थे। तो जब आपने इनको ऐड करा तो आपका आंसर क्या बना, 1260 रुपये। अब सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। अब हमें ये टैक्स बताना है कि किसने बेचा था और किसने खरीदा था। जो बेचता है उसके लिए ये टैक्स की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट टैक्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो पर्सन बेच रहा है उसके लिए ये टैक्स की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट टैक्स। अगर नहीं याद रहता तो ऐसा समझ लो, आउटपुट में आउटवर्ड आ रहा है, आउटपुट में आउटवर्ड आ रहा है। आउट का मतलब बाहर निकलना। तो जिसकी दुकान से सामान बाहर निकल गया उसके लिए ये आउटपुट टैक्स है। यहाँ पे बेचा किसने था, बेंगलोर वाले ने मैसूर वाले को बेचा। तो जब बेंगलोर वाला बेच रहा है तो सामान तो उसकी दुकान में अब रहेगा नहीं, उसकी दुकान से सामान क्या हो गया, आउट, बाहर चला गया। इसीलिए बेंगलोर वाले के लिए आउटपुट टैक्स है। तो ये लिखा हुआ मैंने, देखो आउटपुट टैक्स, आउट का मतलब बाहर चला गया, किसकी दुकान से, बेंगलोर वाले की दुकान से। इनपुट में इनवर्ड आ रहा है, इन का मतलब इनसाइड। तो किसकी शॉप के इनसाइड में आएगा, जो खरीद रहा है। खरीदा किसने था, मैसूर वाले ने, इसलिए उसके लिए क्या है, ये इनपुट टैक्स। कितना है, जो यहाँ वैल्यू आपने बनाई थी टोटल जीएसटी 1260, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय बेंगलुरु डीलर। आपसे पूछा बेंगलोर वाले की नेट जीएसटी बताओ। तो नेट जीएसटी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, किसकी फाइंड कर रहे हैं, बेंगलुरु की। फॉर्मूला नेट जीएसटी का क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। नेट जीएसटी बेंगलोर की है ना, तो आउटपुट भी बेंगलोर वाले का लेना है और इनपुट भी बेंगलोर वाले का लेना है। तो हमने यहाँ इनपुट टैक्स बेंगलोर वाले का ये लिखा हुआ, देखो इनपुट टैक्स तो 960 है, इसलिए इनपुट के नीचे 960 आ गया। ठीक। आउटपुट टैक्स बेंगलोर वाले का यहाँ फाइंड करा हुआ है कितना, 1260, वो यहाँ लिख दिया। अब दोनों को माइनस कर लिया, तो जब माइनस करा तो आंसर कितना आ गया, 300। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन मैसूर। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है मैसूर वाले डीलर की। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी क्या होती है, जितने का कोई पर्सन परचेज करता है, कितने का खरीद रहा है। मैसूर वाला एक एंड यूज़र है। अब ये एंड यूज़र क्या है, मैंने ये नया वर्ड यूज़ करा, एंड यूज़र। एंड यूज़र हम उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है, बेचता नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था, हैदराबाद वाले ने बेंगलोर वाले को बेचा, बेंगलोर वाले ने मैसूर वाले को बेचा, मैसूर वाले ने आगे किसी को बेचा ही नहीं, इसलिए वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एंड यूज़र है। और कॉस्ट प्राइस फॉर एंड यूज़र जो होती है वो एसपी भी होती है प्लस टैक्स भी। ठीक है। उसको सामान की कीमत जो कि 10,500 थी वो भी देनी है। यहाँ पर देखो मैसूर वाले ने बेंगलोर वाले से ख़रीदा था ना दूसरी स्टेज में, यहाँ पहली स्टेज में बेच कौन रहा है, हैदराबाद वाला। किसको बेच रहा था,
बेंगलोर वाले को। दूसरी स्टेज में बेंगलोर वाले ने बेचा था किसको, मैसूर वाले को बेचा था, तो मैसूर वाले ने खरीदा है ना, तो एसपी कितनी थी, यहाँ हमने फाइंड करी हुई थी 10,500 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस मैसूर वाले को कितनी पड़ी, जितने का बेंगलोर वाले ने बेचा, तो 10,500 भी ले लिए, प्लस उसने टैक्स भी दिया था खरीदते टाइम कितना, 630 CGST 630 SGST, दोनों मिलाकर कितना था 1260, वो भी ले लिया। और फाइनली जब इन्हें ऐड करा तो ये आ गया 11,760। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, ए शॉपकीपर इन कोलकाता बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस। क्या बोला इन्होंने, एक शॉपकीपर है कोलकाता का, वो खरीद रहा है, बाय कर रहा है। हम जो हेडिंग लिखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी है कि जो हम हेडिंग्स लिखते हैं वो हेडिंग किसकी होती है, जो पर्सन सोल्ड कर रहा है, सेलर की, ठीक है ना। तो शॉपकीपर तो परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है, फ्रॉम ए होल सेलर इन दिल्ली, होल सेलर से खरीद रहा है। तो यहाँ 2 लोग हैं, एक शॉपकीपर जो कि कोलकाता का रहने वाला है, और दूसरा पर्सन होल सेलर जो कि दिल्ली का रहने वाला है। तो हमें यहाँ बेच कौन रहा है उसका नेम लिखना है, फॉर होल सेलर। हम जो नेम लिखेंगे होल सेलर का नेम लिखेंगे, और वो रहता कहाँ का है, कहाँ पे रहता है वो, दिल्ली। और जो सामान वो बेच रहा है वो कोलकाता में बेच रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो सेम स्टेट तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। ये कौन सी स्टेट ट्रांजैक्शन है, पैसों का जो यहाँ लेन देन होगा वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कितने रुपीस का सोल्ड करा है एसपी, ये जो होलसेलर है ये बेच कितने का रहा है, यहाँ पर बोला था ना एक शॉपकीपर था उसने खरीदा है प्रिंटेड प्राइस पर, कोई भी डिस्काउंट नहीं था, जो ऊपर लिखे हुए थे 40,000 उतने का ही खरीदा, क्योंकि दुकानदार ने जो होलसेलर था उसने बेचा कितने का था 40,000 का, तो जितने का होलसेलर बेचेगा उतने का ही शॉपकीपर परचेज करेगा। तो यानी सीपी जो शॉपकीपर की है वो एसपी किसकी है, होलसेलर की। तो हमने लिख दिया है एसपी इज इक्वल टू 40,000। अब आगे जब भी कोई सामान बिकता है तो बिल में आप जानते हैं टैक्स भी लगता है, जीएसटी। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमें यहाँ पर पता है कि हमें यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड नहीं करनी है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी बनाएंगे। और इंटीग्रेटेड जीएसटी कभी हाफ नहीं करी जाती, जीएसटी 28% है तो पूरा का पूरा 28% लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आता है, 28% ऑफ द सेलिंग प्राइस 40,000। नेक्स्ट वर्क, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की ज़ीरोज़ को हम कट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में करेंगे आप तो आंसर मिलेगा 112, और 0 2 बच रही थी वो भी आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आईजीएसटी जो आई है वो आई है 11,200 रुपीज़। अब ये तो पहली स्टेज चल रही है, पहली स्टेज में क्या हुआ है, दिल्ली वाला होलसेलर बेच रहा है कोलकाता वाले को, ये फर्स्ट स्टेज चल रही है, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स किस पर्सन का है और इनपुट टैक्स किस पर्सन का है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने लिखा था आउटपुट टैक्स उसका होता है जो पर्सन बेच रहा है, ये आउटपुट टैक्स होलसेलर का है जो दिल्ली में था। और यही वैल्यू जो टैक्स की आई है, एक पर्सन के लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा, दूसरे पर्सन के लिए इनपुट टैक्स कहलाएगा। इनपुट टैक्स उसके लिए होता है जो परचेज करता है, तो हम लिख देते हैं इनपुट टैक्स किसका है, शॉपकीपर का, जो कहाँ का रहने वाला है, कोलकाता का। दोनों पर्सन के लिए आंसर एक ही है, क्या आंसर है दोनों पर्सन के लिए, 11,200 रुपीज़। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में हम पढ़ते हैं द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर। वो कह रहा है अब जो है शॉपकीपर ने खरीद तो लिया था यहाँ फर्स्ट स्टेज में, ये कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज। ये सारा वर्क कहाँ करा था हमने, फर्स्ट स्टेज में करा था जब दिल्ली वाला बेचता है कोलकाता वाले को, ठीक है। अब शॉपकीपर जो कोलकाता में रहता है वो सेल कर रहा है, तो हम हेडिंग में नाम किसका लिखेंगे, सेलर का। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर शॉपकीपर, जो कि कहाँ का रहने वाला है,
कोलकाता का। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर शॉपकीपर इन कोलकाता। अब शॉपकीपर की बारी है बेचने की। खरीद तो लिया था उसने, अब वो बेचेगा। तो वो किसको बेच रहा है? वो बेच रहा है कंज्यूमर इन कोलकाता। कंज्यूमर, कस्टमर, कहाँ का रहने वाला है कस्टमर? कोलकाता का, यानी सेम स्टेट में है। मतलब शॉपकीपर भी कोलकाता का है और जो कंज्यूमर, जो उस पर ग्राहक आ रहा है खरीदने, वो भी कहाँ का है? कोलकाता का। तो सेम स्टेट है। सेम स्टेट को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में आप जानते हैं CGST भी बनता है और SGST भी बनता है। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा सोल्ड कितने का करा, SP, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था शॉपकीपर ने सेल किया है आर्टिकल कंज्यूमर को जो कोलकाता में रहता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। क्या बोला? एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जब वो बेच रहा था कंज्यूमर को तो वो अपना फ़ायदा जोड़कर बेच रहा है। कितना फ़ायदा जोड़ रहा है? 20%। तो शॉपकीपर जब बेचेगा, अपनी सेलिंग प्राइस बनाएगा, तो वो क्या करेगा? 20% पैसा एक्स्ट्रा लेगा ऐड करके। तो ऐड क्यों कराया है? क्योंकि वो प्रॉफिट बना रहा है। तो प्रॉफिट कभी माइनस थोड़ी होता है, प्रॉफिट तो प्लस होगा ना। खरीदा कितने का था शॉपकीपर ने? शॉपकीपर ने, यहाँ तो बेचने की बात चल रही है, खरीदा उसने फर्स्ट स्टेज में था। कितने का? होल सेलर ने 40,000 रुपीज़ का बेचा था। और ख़रीद किसने लिया था? शॉपकीपर ने। तो यहाँ पे शॉपकीपर ने ख़रीदा था 40,000 का। SP भी लिखी है, लेकिन आप सोचेंगे कि SP लिखी है तो फिर ख़रीदने की बात कहाँ से हो गई? भाई ये जो SP लिखी है ये होल सेलर की लिखी है। होल सेलर ने बेचा है 40,000 का और शॉपकीपर ने उससे ख़रीद लिया है कितने का? 40,000 का। तो यहाँ पर जब शॉपकीपर बेच रहा है दूसरी स्टेज में, तो वो अपनी कॉस्ट प्राइस जितने का उसने ख़रीदा था उसमें 20% पैसे बढ़ाकर बेचता है। क्यों 20% रुपीज़ बढ़ा देता है वो? क्योंकि उसे फ़ायदा कमाना है। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाना था? 20%। तो इसलिए हमने प्लस कर दिया 20% ऑफ 40,000। तो 40,000 में जोड़ दिए 20%। ठीक है, अब हम परसेंट हटाएंगे। परसेंट हटाएंगे तो अमाउंट में आ जाएगा 100 इंटू 40,000। ज़ीरोज़ कट जाएंगी ऊपर नीचे। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा? 40,000 प्लस 4 2 जा होता है 8, 1 ज़ीरो इसकी, 2 ज़ीरो इसकी, 3 ज़ीरो और आ जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 48,000। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल गया शॉपकीपर जो कोलकाता में है उसने कंज्यूमर को कितने रुपीस का बेचा था? 48,000 का। खुद कितने का खरीदा था? 40,000 का। और प्रॉफिट कमाना था 20%, इसलिए उसने कुछ महंगा बेचा था। 20% हमने उसमें जोड़ दिया तो पता चल गया कि उसने जो सोल्ड किया था, कितने का सोल्ड किया था? 48,000 रुपीज़ का सोल्ड किया था। अब बिल बनेगा तो बिल में सामान जो बिका है SP कितने का बिका है? 48,000। बिल में 48,000 भी आएंगे और उस पर टैक्स भी आएगा। तो टैक्स कौन सा होगा? सेम स्टेट थी, इंट्रा स्टेट, तो CGST भी होगा और SGST भी होगा। कितना कितना परसेंट? CGST और SGST आधा आधा लिया जाता है टोटल GST का। टोटल GST 28% थी तो 28 का हाफ कर लेंगे, 14% होगा। तो 14/100 इंटू 48,000। 2 ज़ीरो ऊपर और 2 ज़ीरो नीचे हम कट कर देंगे। फिर 48 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 × 14 रफ में करेंगे तो 672 आएगा। 672 और एक ये ज़ीरो। अब ये तो आ गई आपकी CGST और SGST। अब हम निकालते हैं टोटल GST कितनी हो गई। यहाँ बिल में टोटल GST कितनी दिखाई दी? 6,720 CGST दिखी प्लस 6,720 SGST। तो बिल में टोटल GST जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7 2 14 130, ये हो जाएगा। तो शॉपकीपर ने जब सामान बेचा तो उस सामान को बेचने में जो बिल बना, बिल में सामान की कीमत क्या दिखाई गई? जितने का उसने बेचा था 48,000 प्लस 2 GST लगाकर टोटल GST कितनी बनाई गई? 13,440। अब ये जो टोटल GST आई है सेकंड स्टेज में, देखो फर्स्ट स्टेज ये था, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। ये सारा वर्क कौन सी स्टेज में करा था हमने?
फर्स्ट स्टेज में, और ये वाला सारा वर्क जो आप कर रहे हैं ये सेकंड स्टेज का वर्क है। इसमें भी आपको वही वर्क करना है जो हमने फर्स्ट स्टेज में लास्ट में करा था, आउटपुट टैक्स बनाया था ना, तो आपको यहाँ भी लिखना है क्या, आउटपुट टैक्स किसके लिए है, जो बेचता है उसके लिए आउटपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स किसका है, ये यहाँ लिख देते हैं हम, शॉपकीपर इक्वल, ये वैल्यू एक पर्सन के लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगी जिसने बेचा है, बेचने वाले के लिए आउटपुट टैक्स, क्योंकि उसकी दुकान से सामान आउट हो गया, आउट का मतलब बाहर चला गया, क्योंकि उसने सामान बेच दिया इसकी, इसलिए उसकी दुकान से सामान कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो ये आउटपुट टैक्स कहला रहा है शॉपकीपर का। ठीक है, अब इनपुट टैक्स है, ये इनपुट में इन वर्ड आ रहा है, इन का मतलब इनसाइड, अंदर, किसकी शॉप के अंदर जा रहा है या किसके घर के अंदर जा रहा है, जो खरीद रहा है भाई उसके लिए, तो इनपुट टैक्स उसके लिए होगा जिसने खरीदा, जो कि कौन था, कंज्यूमर, क्वेश्चन में बोला था। तो दोनों का आंसर क्या है, ₹13440। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में बोला सीपी ऑफ शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी। आप बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब शॉपकीपर ने कितने का खरीदा था इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सीपी ऑफ शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, टैक्स मिलाकर बताना है कि दुकानदार ने जब खरीदा था तो वो कितने का खरीदा था टैक्स समेत। तो देखो दुकानदार खरीद किससे रहा था, पहले तो ये देख लो, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो शॉपकीपर था वो खरीद किससे रहा था। शॉपकीपर कोलकाता का खरीद रहा है किससे, होलसेलर इन दिल्ली से, मतलब पहली स्टेज में उसने खरीदा था, क्योंकि यहाँ होलसेलर इन दिल्ली ने बेचा था, कितने का बेचा था, 40,000 का। तो और ये 40,000 रुपये पे किए थे किसने, होलसेलर ने तो बेचा है, पैसे कौन देगा, जो खरीद रहा है, मतलब के शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 40,000 रुपये। लेकिन उन्होंने बोला आप जो है ना सीपी ऑफ शॉपकीपर टैक्स समेत बताओ, उसने टैक्स भी तो दिया था ना, वो टैक्स जोड़कर बताओ कि कितनी थी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में टैक्स जो था वो कितना आया था, वो बिल में तो सामान की कीमत 40,000 लिखी गई और टैक्स बिल दिखाया गया आईजीएसटी कितना, 11,200 रुपये। तो ये भी शॉपकीपर को ही देने हैं। बिल कौन भरता है, जो खरीदता है। तो खरीदने वाला पर्सन फर्स्ट स्टेज में कौन था, शॉपकीपर था, इसलिए शॉपकीपर को 40,000 रुपये सामान के भी देने पड़े और 11,200 रुपये टैक्स भी देना पड़ा। और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 51,200 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। आपको बताना है कितनी जीएसटी पे करी है दुकानदार ने गवर्नमेंट को। दुकानदार ने सामान बेचा कब था, पहली स्टेज में तो बेचा नहीं था, यहाँ पर दूसरी स्टेज में बेच रहा था। पहली स्टेज में तो दुकानदार ने सामान खरीदा था, ठीक है ना। पहली स्टेज में दुकानदार क्या करता है, सामान को खरीदता है और बिल जो बनता है उसका पैसा सारा का सारा किसे पकड़ा देता है, होलसेलर को जो बेचता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कितना टैक्स दुकानदार ने पे करा गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो बिल बना था उसके पैसे दुकानदार ने सरकार को नहीं दिए, गवर्नमेंट को नहीं दिए, ये तो होलसेलर को पकड़ा दिए। अब वो होलसेलर जमा करेगा फर्स्ट स्टेज में। गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, देता तो खरीदने वाला पर्सन ही है, बट डिपॉजिट कौन करता है, जमा कौन करता है, जो पर्सन बेच रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो जो पूछ रहा है ना जीएसटी कितनी जमा हुई शॉपकीपर ने सरकार को, तो आपको यहाँ फर्स्ट स्टेज में वर्क नहीं देखना, आपको सेकंड स्टेज में वर्क देखना है, क्योंकि सेकंड स्टेज में दुकानदार बेच रहा था और बिल के पैसे ग्राहक से ले लेता है, और जब पैसे ग्राहक से ले लेता है उसके बाद टैक्स जमा कर देता है सरकार को, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा दुकानदार ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, तो वो ग्राहक से लेगा टैक्स और बाद में जमा कर देगा। तो बेचते टाइम जो ग्राहक से लेगा कौन, शॉपकीपर, वो तो दूसरी स्टेज में है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है, नेट जीएसटी।
नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। नेट जीएसटी क्यों बनाना है वो मैंने ऑलरेडी कल आपको आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, 1 में भी था। नेट जीएसटी का मतलब क्या होता है, नेट जीएसटी का एक फार्मूला भी बताया था। नेट जीएसटी का फार्मूला क्या था, आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देते हैं इनपुट टैक्स को। नेट जीएसटी का मतलब जो टैक्स ऑलरेडी शॉपकीपर ने परचेजिंग टाइम पर दिया था वो टैक्स हटाकर बचा हुआ टैक्स जो होगा उसको बोलते हैं नेट जीएसटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जीएसटी किसकी निकाल रहे हैं हम, शॉपकीपर की। तो आउटपुट भी शॉपकीपर का होगा और इनपुट भी शॉपकीपर का होगा। फर्स्ट स्टेज में कभी भी नेट जीएसटी नहीं निकलती। सिंपल वे जो आपको याद रखना है ना, देखो सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं। जो फर्स्ट स्टेज में सारा हमने वर्क किया है उसमें कभी नेट जीएसटी नहीं बना करती। सेकेंड स्टेज में जो वर्क करते हैं उसमें नेट जीएसटी बनेगी। अगर किसी क्वेश्चन में थर्ड स्टेज भी आई, तीसरी बार भी बिक जाता है सामान, तो वहाँ भी नेट जीएसटी बनेगी। नेट जीएसटी फर्स्ट स्टेज को छोड़कर सेकंड स्टेज से बनती है। सेकंड स्टेज में भी नेट जीएसटी बनेगी, थर्ड हुई स्टेज तो थर्ड में भी बनेगी। तो हम यहाँ नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर बना रहे हैं सेकंड स्टेज में, कि शॉपकीपर ने नेट जीएसटी कितनी जमा करी बैंक को, बैंक में जाकर गवर्नमेंट को। ठीक है ना, बैंक में जमा होते हैं सारा टैक्स का पैसा। ठीक है, तो नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट ऑफ शॉपकीपर लेना है क्योंकि हम सारा वर्क शॉपकीपर का ले रहे हैं। तो देखो यहाँ आउटपुट ऑफ शॉपकीपर यहाँ लिखा है मैंने, आउटपुट टैक्स शॉपकीपर का दूसरी स्टेज में आया था कितना, 13440। यहाँ लिख देंगे 13440। ये वो सारा का सारा पैसा है टैक्स का जो शॉपकीपर ने बेचते हुए टाइम ग्राहक से लिया था। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा टैक्स का पैसा जो ग्राहक से वो ले रहा है वो सारा का सारा जमा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जमा, क्योंकि उसने शॉपकीपर ने खरीदते टाइम पहली स्टेज में जब वो खरीद रहा था तो इनपुट टैक्स खरीदते टाइम शॉपकीपर ने पैसे जमा करे थे टैक्स के, कितने, 11,200 रुपये। तो सरकार को तो टैक्स पहले भी जा चुका है ना, कितने, 11,200 रुपये पहली स्टेज में चला गया था। तो अब दूसरी स्टेज में जब टैक्स जमा होगा तो सारा का सारा जमा नहीं करना, जो पहले जमा हो चुका है उसको हटा देना है, माइनस कर देंगे। कौन सा, 11,200 रुपीज़। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये है 13440 और दूसरी वैल्यू है 11,200। तो आंसर आएगा 2,240 रुपीज़। ये वो टैक्स है जो शॉपकीपर डिपॉजिट करेगा बैंक में गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन सी स्टेज में, दूसरी स्टेज में। ठीक है, तो नेट जीएसटी बनाई दूसरी स्टेज में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था, देख लो, पढ़ लो। फाइंड द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट जो है वो कितनी है, 2,240। नेट जीएसटी क्यों बनाई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेज में नेट जीएसटी क्यों, क्योंकि ये जो टोटल टैक्स ग्राहक से लिया गया है ना, ये सारा का सारा जमा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सरकार को पहली स्टेज में जब सामान बिका था वहाँ भी टैक्स गया था। तो वो जो टैक्स चला गया ऑलरेडी वो हम हटा देंगे और जो बच जाएगी वैल्यू वो जमा कर देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3, जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। आपको क्या फाइंड करना है, जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार को कितना टैक्स मिला, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। देखो पहले स्टेज में ट्रांजैक्शन पढ़ो कौन सी थी, यहाँ मैंने लिखा था इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में क्या निकला था, क्या फाइंड करा था, आईजीएसटी। आईजीएसटी जो जमा होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होती है, ये बात याद रखना। आईजीएसटी इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को दी जाती है, 11,200 रुपये। इसका मतलब ये जो 11,200 है ये दिल्ली सरकार के नहीं हैं, ये तो केंद्र सरकार के हैं। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है दिल्ली। तो ये आईजीएसटी जो है वो आईजीएसटी किसका हिस्सा होता है, आईजीएसटी किसको जमा होता है, आईजीएसटी जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 11,200 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होंगे, दिल्ली सरकार को जमा नहीं होंगे। तो ये पैसे तो ख़त्म। दूसरी स्टेज में पैसों की बात करें, दूसरी स्टेज में जो टैक्स आया था
दूसरी स्टेज में जो टैक्स आया था वो टोटल ये था, लेकिन सरकारों को ये नहीं जाता टोटल, कौन सा जाता है, नेट जीएसटी। मैंने अभी पढ़ाया था सेकंड पार्ट में आपको। कभी भी दूसरी स्टेज में जब हम दूसरी बार सामान को बेचते खरीदते हैं तो उस स्टेज में जो टैक्स जमा होगा वो टोटल नहीं होगा जमा, जो ग्राहक से लिया जा रहा है वो टोटल जमा नहीं होगा, नेट जीएसटी जमा होगा। तो नेट जीएसटी जो थी वो कितनी थी, 2240 दूसरी स्टेज में। अब दूसरी स्टेज में जो पैसों का लेन देन हुआ था वो यहाँ देखो क्या लिखा था, इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में हो रहा है। कौन सी स्टेट, शॉपकीपर कहाँ का था, कोलकाता का। ध्यान दें इस बात को, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपको समझना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत केयरफुली देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी वाला पॉइंट है ही नहीं। देखो फर्स्ट स्टेज में 11,200 रुपये टैक्स था जो कि आईजीएसटी था, वो किसको दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दिल्ली गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं, तो ये पैसे उनको नहीं मिलने, दिल्ली गवर्नमेंट को, ठीक है। अब दूसरी स्टेज की बात करें, दूसरी स्टेज में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब सेम स्टेट में हो रहा था। कौन सी स्टेट, अरे भैया कोलकाता थी स्टेट, इसमें तो दिल्ली का कोई मतलब ही नहीं। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, तो सेम स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी, सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा। और स्टेट कौन सी चल रही है, स्टेट तो कोलकाता है, दिल्ली को तो है ही नहीं। तो जब दिल्ली का है ही नहीं इसमें कोई रोल, तो दोनों स्टेज हमने देख ली, तीसरी कोई स्टेज थी नहीं, सामान दो ही जगह बिका था। तो इसमें जीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, नो जीएसटी, कुछ नहीं मिलेगा। किस किस को मिलना था दूसरी स्टेज में, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था और कोलकाता वाली गवर्नमेंट को मिलना था, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसलिए इसका थर्ड पार्ट का आंसर है नो जीएसटी। फोर्थ पार्ट की बात करें, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को कितना टैक्स जमा हुआ। देखो पहली स्टेज पे आ जाओ, पहली स्टेज आईजीएसटी थी, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो 11,200 रुपये भी मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब बात दूसरी स्टेज की आई, जब सामान दूसरी बार बिका, तो दूसरी बार जो टैक्स जमा हुआ, टैक्स जो दूसरी बार जमा हुआ है, ये तो वो है जो ग्राहक से लिया गया है, 13,440 रुपये, ये तो ग्राहक से लिया गया, लेकिन सरकार को ये जमा नहीं हुआ, नेट जीएसटी जमा हुआ। दूसरी स्टेज में कभी पूरा टैक्स जमा नहीं होता, कौन सा जमा होता है, नेट वाला। तो नेट वाला आंसर हमने यहाँ बनाया था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा देखो, ये बनाया था नेट जीएसटी। जो दूसरी स्टेज में शॉपकीपर ने जमा किया था वो कितना था, 2,240, ना कि 13,440। ग्राहक से लिया इतना था लेकिन जमा कितना हुआ था, 2,240। क्यों, क्योंकि ये इसमें से वो पैसे जो शॉपकीपर ने ऑलरेडी पहली स्टेज में सरकार को जमा कर दिए थे वो उसमें से उसने हटा लिए थे, इसीलिए जमा जो करा था ना वो 2,240 करा था। अब पूरा का पूरा मत लिख देना 2,240, वरना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी रिसीव्ड किसकी पूछी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पहली स्टेज में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा था, और दूसरी स्टेज यहाँ पर देखो हेडिंग जो हमने डाली थी, दूसरी वाली जो हेडिंग डाली थी कोलकाता, दूसरी वाली हेडिंग कौन सी थी, कोलकाता, वो इंट्रा स्टेट थी। इंट्रा में क्या होता है, सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी भी होता है, आधा आधा होता है दोनों का हिस्सा। तो 2,240 रुपये थे, तो 2,240 का आधा आधा होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा इसमें से, ठीक है ना। तो हमें 2,240 रुपये नहीं लिखने वरना गलत हो जाएगा, 2,240 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें इसका हाफ लेना है, 1,120, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब आप इनको ऐड करोगे, एक तो है 11,200 और दूसरा है 1,120, दोनों को ऐड करके बन जाएगा 12,320 रुपीज़। तो केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला, एक तो पहली स्टेज का मिला पूरा का पूरा, और दूसरी स्टेज में नेट जमा होता है, ये वाला जमा होता है, इसका भी आधा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आधा जाएगा कोलकाता गवर्नमेंट को, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है ना। आधा हिस्सा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आधा जोड़ दिया। तो यहाँ पर
आंसर जो आया फोर्थ पार्ट का वो आ गया 12,320। बात करें फिफ्थ पार्ट की, पार्ट नंबर फिफ्थ क्या बोला है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कंज्यूमर तो बेचता ही नहीं। देखो यहाँ पे कंज्यूमर ने किसी को बेचा, कंज्यूमर ने खरीदा और उसके बाद उसको यूज़ कर लिया, वो बेचता ही नहीं, वो तो एक एंड यूज़र है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज एंड यूज़र। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक एंड यूज़र, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ाई दी है बात। एंड यूज़र मीन्स जो सामान आगे बेचता नहीं है, खुद यूज़ कर लेता है, बेचेगा नहीं तो उसे टैक्स भी नहीं मिलेगा, जो उसने जमा कर दिया वो सारा का सारा उसे ही भरना है। एंड यूज़र को सारा का सारा टैक्स देना होता है, कंज्यूमर। तो ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने अमाउंट पूछा पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितने रुपए दिए ये बताना है, तो कंज्यूमर को सारे के सारे मनी देनी है जीएसटी की। ठीक है, खरीदा किससे था? कंज्यूमर ने खरीदा था कोलकाता वाले से, शॉपकीपर कोलकाता का जो था। ठीक है, कितने का खरीदा था? देखो मैंने यहाँ एसपी बनाई थी 48,000। तो कंज्यूमर को 48,000 रुपीज़ तो सामान के देने हैं जो वो खरीद रहा है, प्लस बिल में जीएसटी बनी थी कितनी? 13,440। ये पूरी की पूरी जीएसटी इसको देनी है, नेट नहीं लेना, नेट नहीं लेंगे हम जो नेट फाइंड कर दी। क्यों? क्योंकि भैया कंज्यूमर एक एंड यूज़र है, वो सामान को बेचता नहीं है। जब बेचता नहीं है तो उसको कहीं से टैक्स वसूला थोड़ी जाएगा, वो कहीं से वसूल लेगा क्या टैक्स? नहीं वसूलता तो तब जब वो आगे सामान बेच देता, टैक्स तो उसे ही देना है सारा का सारा, 13,440 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐड करूँगा, एक तो है 48,000 और दूसरा है 13,440, तो फाइनली 61,000 इन्हें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 61,440। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। हाफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपका यहाँ सॉल्व कर दिया है, कैसे सॉल्व किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बोला है रिटेलर ने बाय करा है टीवी होलसेलर से, तो बेचा किसने? बेचने वाला पर्सन होलसेलर है, तो हेडिंग में हमने नाम किसका लिखा? होलसेलर। ठीक है, कितने का? 40,000 का वो खरीद रहा है रिटेलर, तो रिटेलर किससे खरीद रहा था? होलसेलर से, तो होलसेलर के लिए ये एसपी हो गई 40,000। ठीक है, और जब एसपी 40,000 हो गई तो आपको टैक्स लगाना है। अब ये देखना है कि टैक्स कौन सी स्टेट में लग रहा है, सेम स्टेट का है या अदर स्टेट का। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब सारा का सारा पैसों का लेन देन हर स्टेज में, चाहे पहली बार बेचो, चाहे दूसरी बार बेचो, चाहे तीसरी बार, हर स्टेज में इंट्रा स्टेट है। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट में सीजीएसटी भी बनती है और एसजीएसटी भी, तो इसलिए हमने सीजीएसटी भी बना दी, एसजीएसटी भी बना दी। कितनी? 2,400। तो टोटल जीएसटी जो है वो ऐड करके बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी ऐड करके क्या बना दी? ये। अब उसके बाद हमने बताया कि आउटपुट टैक्स किसके लिए कहलाएगा और इनपुट टैक्स किसके लिए कहलाएगा। आउटपुट टैक्स उसका होता है जो बेच रहा होता है, तो बेचा तो होलसेलर ने था, तो आउटपुट उसका हो गया। इनपुट उसका होता है जो खरीद रहा होता है, खरीदने वाला कौन था? रिटेलर, तो रिटेलर का हो गया कितना? 4,800। अब बारी है दूसरी स्टेज की, सामान जब दूसरी बार बिका, यहाँ पे खरीदा किसने था? रिटेलर ने। रिटेलर ने जब खरीद लिया तो अब वो उसको बेचेगा, तो बेचने वाला पर्सन इस बार कौन है? रिटेलर। ये भी कहाँ बेच रहा था? क्वेश्चन में यहाँ बोला था ना इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है सारी, तो हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया ये भी कौन सी है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। कितने का बेच रहा है? 5% डिस्काउंट पर। क्या बोला इन्होंने? पहले यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन में, एक लाइन और है बीच में, यहाँ इस पे फोकस करो। पहली लाइन में तो बोला था रिटेलर खरीदता है 40,000 का, तो ठीक है वो वाला काम तो हमने कर दिया। दूसरी लाइन में क्या बोला? दूसरे सेंटेंस में कहा है ही मार्क द प्राइस ऑफ टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये ही कौन है? ही है रिटेलर, क्योंकि पहले सेंटेंस में जो बात करी गई थी रिटेलर की बात करी गई थी। क्या कहा था पहले सेंटेंस में? कि रिटेलर ने पहले तो एक टीवी खरीदा और जब खरीद के अपनी दुकान में ले आया तो उसने उसकी एमआरपी जो चिट लगी हुई होती है उसे बदल दिया, उसने एक नई एमआरपी डाली।
क्या लिखा उसने, 15% ज़्यादा। तो हम पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बनाने के लिए क्या करना है, पुराने वाले प्राइस जितने का उसने खरीदा था 40,000 का, उसमें बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। कितना परसेंट प्लस कर देंगे, 15%। क्वेश्चन में कहा कि 15% अबव उसने लिख दिए, तो जो पैसे लिखे हैं वो पुरानी कीमत से प्लस कर दिया 15%। और फाइनली यहाँ पे सॉल्व करके बना लिया कि उसने चिट पे कितने लिखे थे, 46,000। ठीक है, फिर वो कंज्यूमर को बेच देता है, यहाँ लिखा ना सेल टू कंज्यूमर। पहले तो चिट बदलता है, दुकान में लाके चिट बदली, नई चिट लगाई, कितने की लगाई, 46,000 की। फिर अपने ग्राहक को बेच दी डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट। तो हमने यहाँ डिस्काउंट लिख दिया, कितना है, 5%। तो डिस्काउंट अगर 5% है तो पैसे ग्राहक जो है वो कितने देगा, 5% पैसे छोड़ दिए, तो बाकी का रिमेनिंग 95% पैसे कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। परसेंट क्या होता है, 100 आउट ऑफ 100। तो 100% में से 5% की छूट है, तो 95% टैक्स, 95% मनी ग्राहक को देनी पड़ेगी। तो 95% ऑफ 46,000 बनाया और पता चल गया कि ग्राहक ने कितने रुपए देने हैं, 43,700 रुपीज़। अब उसके बाद टैक्स लगेगा। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन थी तो CGST भी होगा और SGST भी होगा। कितना कितना परसेंट, टोटल GST 12% है, तो 12 का आधा आधा कर देंगे, 6%। तो 6% ऑफ SP ले लिया, जो SP यहाँ बनाई थी, और पता चल गया कि CGST और SGST दोनों कितनी कितनी है, 2622। तो टोटल GST कितनी हो गई, टोटल GST CGST और SGST दोनों को प्लस कर दो तो 5244 आ गई। अब ये जो टैक्स आया ये किसके लिए इनपुट है और किसके लिए आउटपुट। आउटपुट उसके लिए जिसने बेचा, तो यहाँ बेचने वाला रिटेलर था। इनपुट उसके लिए जिसने खरीदा, खरीदने वाला कौन था, कंज्यूमर। दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा था। अब हम इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पे क्या कहा, फाइंड द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। आपसे पूछा कितना अमाउंट पे किया है कंज्यूमर ने, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, एंड यूज़र। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में आपको ये बात सिखाई थी। कंज्यूमर कौन होता है, एंड यूज़र। तो वो तो सारे की सारी मनी देगा। कौन सी सारी की सारी मनी, एक तो सामान की कीमत, जितने का सामान बिका। रिटेलर ने कितने का बेचा सामान, 46,000 का नहीं बेचा, 46,000, 46,000 तो ऊपर चिट पे लिखे थे, मार्क्ड प्राइस थी वो। बेचा कितने का था, 43,700 का, प्लस टैक्स भी देगा वो। तो टोटल GST कितनी ली गई थी ग्राहक से, 5244। अब आप इन्हें ऐड करोगे, एक तो है 43,700 और दूसरी वैल्यू है 5244, तो आंसर आ जाएगा 48,944। तो ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला इन्होंने, कितना GST जमा किया रिटेलर ने। रिटेलर कौन था, रिटेलर तो दूसरी स्टेज में था। पहली स्टेज में कौन था, पहली स्टेज में होलसेलर था। तो मैंने आपको वो क्वेश्चन 3 में भी ये बात सिखाई थी, होलसेलर पहली स्टेज में था, तो पहली स्टेज में तो पूरा का पूरा टैक्स जाता है। और दूसरी स्टेज में जो ग्राहक से पूरा का पूरा टैक्स लिया गया वो कितना था, टोटल GST दूसरी स्टेज में ये, तो ये सारा का सारा टैक्स नहीं जमा होगा। क्यों नहीं जमा होगा, क्योंकि पहले बार जब सामान खरीदा गया था तो सरकार को टैक्स चला गया था, कितने रुपए, टैक्स 4,800 रुपीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट्स को टैक्स पहुंच चुका है। तो दूसरी स्टेज में जो टैक्स बन रहा है वो सारा का सारा जमा नहीं होगा, वो तो नेट GST जमा होगा। तो आपको पहले दूसरी स्टेज में क्या बनानी है, नेट GST पेड बाय, कौन जमा करेगा ये, गवर्नमेंट को, रिटेलर जो बेच रहा है वही जमा करता है टैक्स। लेकिन खरीदने वाला जो पर्सन होता है वो तो दुकानदार को पकड़ा देता है और दुकानदार जाके जमा कर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरी स्टेज में रिटेलर बेच रहा था सामान, पैसे कौन भरेगा, पैसे तो ग्राहक भरेगा, लेकिन जमा कौन करेगा टैक्स, रिटेलर। तो नेट GST पेड बाय रिटेलर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो
तो रिटेलर का निकाल रहे हैं तो आउटपुट भी रिटेलर का लेना है, इनपुट भी रिटेलर का लेना है, ठीक है। रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स अगर हम देखें तो ये रहा, देखो यहाँ लिखा हुआ आउटपुट टैक्स रिटेलर का कितना 5244 माइनस इनपुट टैक्स रिटेलर का यहाँ लिखा था, देखो हमने इनपुट टैक्स रिटेलर का कितना है 4800। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे 5244 को और 4800 को, तो आपको माइनस करके आंसर मिलेगा 444। ये है वो नेट जीएसटी जो रिटेलर जमा करेगा। अब कैसे जमा करेगा, कितनी कितनी जमा करेगा, देखो दूसरे स्टेज में रिटेलर ने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करी थी। ट्रांजैक्शंस पे बहुत ध्यान देना है। कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट, तो सेम स्टेट में जो टैक्स वो जमा करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जमा करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी, दोनों को जमा करेगा, सेंट्रल का भी होगा और स्टेट का भी। तो ये जो नेट जीएसटी उसने जमा करी है ये पूरी की पूरी इकट्ठी नहीं जमा करी, थोड़ी थोड़ी, मतलब हाफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ दी स्टेट गवर्नमेंट को। बात क्लियर हुई क्या कहा? ये जो नेट जीएसटी रिटेलर ने जमा करी है ये तो टोटल है। अब ये टोटल जो है सारी की सारी एक ही सरकार को नहीं देने का, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप बताओ जीएसटी रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी दी, तो हम यही लाइन लिखते हैं क्या, जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कितनी जीएसटी पे करेगा, हाफ पे करेगा। हाफ किसका, हाफ नेट जीएसटी का 444 का। और जब आप इसका हाफ करोगे तो आंसर आ जाएगा 222 रुपीज़। तो रिटेलर ने कितनी जमा करी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, 222, ठीक है। तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आपको बताना है टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। सबसे पहली चीज़ ये नहीं पूछा कि किसने जमा किया, रिटेलर ने ना या होलसेलर ने, ऐसा तो नहीं बोला ना क्वेश्चन में। बस ये उन्होंने तो ये कहा क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला पूरी ट्रांजैक्शंस करने के बाद। ये नहीं बोला कि बस होलसेलर का बताओ या रिटेलर का बताओ, उसने तो पूरी ट्रांजैक्शंस का पूछा। तो बात करते हैं पहली ट्रांजैक्शन में, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ चल रही थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा कितना हिस्सा गया था, 2400। एक तो ये लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही गया था 2400 और स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है। और दूसरी स्टेज की अगर बात करें तो दूसरी स्टेज में ग्राहक से क्या लिया गया था, 5244 टैक्स। ये टैक्स के पैसे हैं जो ग्राहक से लिए गए, लेकिन सरकारों को ये जमा नहीं हुआ। सरकारों को जमा हुआ था नेट जीएसटी जो रिटेलर ने जमा किया था, कितना 4244। पहली स्टेज में तो पूरा टैक्स जमा करा जाता है, दूसरी स्टेज में जो ग्राहक से पूरा टैक्स लिया जाता है वो पूरा का पूरा जमा नहीं होता, नेट जीएसटी। इसलिए दूसरे वाले में हमें नेट जीएसटी देखना है और नेट जीएसटी का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमें इसमें जोड़ देना है कितना, हाफ ऑफ 444। तो पहली स्टेज में स्टेट गवर्नमेंट को इतने रुपए मिले और दूसरी बार ट्रांजैक्शन होने पे स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिला। दोनों को जब ऐड करा तो आपका आंसर मिला 2622 रुपीज़। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर ए मशीन एंड मार्क इट एट 60,000। क्या बोल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, मशीन बना रहा है और मशीन बनाने के बाद उस पर मार्क कर देता है, लिख देता है एमआरपी कितनी, 60,000। फिर वो उसको बेचता है। चलो बेचने वाला पर्सन कौन है, मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। वो कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। हेडिंग में नाम हमेशा बेचने वाले का लिखा जाता है। तो मैन्युफैक्चरर ने पहले मैन्युफैक्चर किया, बनाया और फिर उसको बेचा। मार्केट प्राइस कितनी लिखी उसने,
60,000 रुपीज़ मशीन बना ली और उसके बाद चिट लगा दी 60,000 की और फिर उसे बेचने लगा वो। ही सेल द मशीन टू होल सेलर इन पटना। ये दिल्ली में रहता है और बेच रहा है पटना में, तो स्टेट तो बदल गई, पटना तो बिहार में आता है, तो स्टेट बदल गई, तो कौन सी ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट। इंट्रा तो सेम स्टेट होती है, इंटर होती है अदर स्टेट, ठीक है ना। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में IGST लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही सेल द मशीन टू होल सेलर इन पटना एट ए डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट भी देता है वो, कितना? 20%। तो डिस्काउंट अगर 20% है तो बेची कितने की उसने? ग्राहक से कितने रुपीज़ लिए? 20% रुपीज़ छोड़ दिए, 20% मनी छोड़ दी। तो 20% छोड़ने के बाद कितना परसेंट बचता है? 80%। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 80%। हटा के अपॉन में 100 लेंगे। किसका 80%? 60,000 का। 2 ज़ीरो ऊपर की और नीचे की काट लेंगे और आंसर आ जाएगा 8 6 जा 48,000। तो 60,000 वाली मशीन उसने कितने की बेची? 48,000 की बेची। और बेचने के बाद बिल में टैक्स लगाया। कौन सा टैक्स? CGST SGST नहीं लगेगा, इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। कितना परसेंट GST है? 28%। तो 28/100 इंटू 48,000। 2 ज़ीरो ऊपर की 2 ज़ीरो नीचे की काट लेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 48 को और 28 को, तो 48 इंटू 28 हो जाएगा 1344। और एक ज़ीरो बच रही थी, ये वो भी लगा देंगे। तो ये हो गया IGST। ये पूरा का पूरा टैक्स आ गया। अब ये टैक्स किसके लिए आउटपुट है? आउटपुट टैक्स जिसने बेचा। किसका? मैन्युफैक्चरर का। इक्वल लगाएंगे। इनपुट टैक्स किसका है? जिसने खरीदा। खरीदा किसने था? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा था, पटना में रहता है वो होलसेलर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने बेचा था तो उसके लिए आउटपुट हो गया, खरीदा था होलसेलर ने, उसका इनपुट हो गया। कितना टैक्स है? 13,440, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज पे। होलसेलर सेल द मशीन टू डीलर। अब होलसेलर बेच रहा है तो हम हेडिंग में नाम बेचने वाले का लिखेंगे फॉर होलसेलर। बेचने वाला होलसेलर है, कहाँ का रहता है वो? कहाँ पे रहता है वो? पटना में, ठीक है। और बेच किसे रहा है वो? होलसेलर सेल द मशीन टू डीलर इन पुणे। पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में आता है। पुणे जो है वो सिटी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। स्टेट बदल गई, पटना से सामान कहाँ बिका? महाराष्ट्र में। स्टेट बदल गई तो कौन सी स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगी? इंटर स्टेट, ठीक है। अब इंटर स्टेट है तो इसमें भी IGST बनेगा। पहले तो हम ये देख लें बेचा कितने का। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। वो डिस्काउंट देता है कितना? 10% का डिस्काउंट। तो बेचता कितने का है? 90% मनी लेगा, 10% मनी छोड़ देगा, तो ग्राहक से कितनी लेगा? 90%। किसका? डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्केट प्राइस पर लगता है और मार्केट प्राइस बदली नहीं थी। चिट पे 60,000 लिखे थे तो 60,000 ही, ठीक है। 2 ज़ीरो नीचे की 2 ज़ीरो ऊपर की कट हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 9 6 जा 54। 1 ज़ीरो इसकी, 2 ज़ीरो इसकी, तो कितने की? 54,000 की उसने बेच दी। और बेचने के बाद टैक्स लगाया बिल में। कौन सा टैक्स? स्टेट बदल रही थी तो IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST। कितना परसेंट? 28%। पूरा का पूरा हाफ नहीं करना, हाफ तो तब करते जब CGST SGST होता। 54,000 का 28% लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 की 54 से, तो 28 मल्टीप्लाई 54 विल बी 1512। और एक ये ज़ीरो थी, ये आ गई लास्ट में। अब ये जो टैक्स आया ये एक पर्सन के लिए इनपुट टैक्स है और दूसरे के लिए आउटपुट। तो पहले हम लिख देते हैं बेचा किसने था, उसके लिए तो आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स किसका? जिसने बेचा, होलसेलर बेच रहा था। इक्वल इनपुट टैक्स उसके लिए जिसने खरीदा। किसने खरीदा था? डीलर ने, जो कि कहाँ रहता था? पुणे में। तो इनपुट टैक्स किसका है? डीलर इन पुणे। दोनों का आंसर एक ही है, 15,120, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। आगे बोला GST 28% है और टैक्स पेड फाइंड करो। टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
होलसेलर, किसका नाम लिया इसने? होलसेलर का नाम। होलसेलर पहली स्टेज में आ रहा है या दूसरी स्टेज में आ रहा है? ये देखो चेक कर लो पहले आप। पहली स्टेज में तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा था, दूसरी स्टेज में बेचा था किसने? होलसेलर ने। पहली स्टेज में जो टैक्स जमा होता है उसमें कभी नेट नहीं निकाला करते, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताई। वो तो पूरा का पूरा ही जमा होना है, उसमें नेट नहीं बनेगा। दूसरी स्टेज में बनेगा नेट। तो यहाँ पर दूसरी स्टेज में हम क्या बनाएंगे? नेट जीएसटी किस पेड बाय कौन है दूसरी स्टेज में? होलसेलर। नेट जीएसटी पेड बाय होलसेलर, तो आउटपुट टैक्स होलसेलर का लेंगे माइनस इनपुट टैक्स भी होलसेलर का लेंगे। तो आउटपुट टैक्स होलसेलर का ये है, आउटपुट टैक्स होलसेलर का कितना है? 15120। इनपुट टैक्स होलसेलर का कितना है? 13440। इनको आपको माइनस करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 15120 माइनस 13440। अब आप इन्हें माइनस करेंगे, 15120 माइनस 13440, आंसर आ जाएगा 1680 माइनस करके। ये कौन है? ये तो नेट जीएसटी है जो होलसेलर जमा करेगा, ठीक है। अब दूसरी स्टेज हो या पहली स्टेज हो, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी थी? इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी किसका हिस्सा होता है? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आईजीएसटी किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? आईजीएसटी जो जमा होता है वो किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? कितना होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा किया? तो ये सारा का सारा किसका हिस्सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो आपको जो फाइंड करना था वो यही आंसर है। इसका हाफ करने की ज़रूरत नहीं। हाफ क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि भैया यहाँ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो होती है ना वो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंकित, नेहा, पुलकित सेम सिटी में रहते हैं। सेम सिटी में है तीनों लोग, इसका मतलब पैसों का जो लेन देन होगा, सामान जो बिकेगा वो सेम स्टेट्स में ही रह रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा, एक ही स्टेट में है। तो हर स्टेज में जो ट्रांजैक्शन होगी वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? इंट्रा स्टेट। पहली वाली स्टेज में भी इंट्रा स्टेट, दूसरी वाली स्टेज में भी जो ट्रांजैक्शन हुई वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। अंकित सेल कर रहा है तो पहला नाम अंकित का आया। किसको बेचा? नेहा को। कितने का बेचा? 45,000, तो एसपी लिख दी 45,000। इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है, टोटल जीएसटी 18% थी तो आधा ले लिया 9% और आंसर बना दिया। तो सीजीएसटी भी इतना ही है, एसजीएसटी भी इतना ही है, तो टोटल जीएसटी पहली स्टेज में जो आ गई वो दोनों को प्लस कर दिया, सीजीएसटी को और एसजीएसटी को, तो इतनी आ गई। फिर उसके बाद लिख दिया कि आउटपुट टैक्स अंकित के लिए क्या है, इनपुट टैक्स नेहा के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, दूसरी स्टेज पे आए। दूसरी स्टेज में बोला कि नेहा ने भी सेल कर दिया वही सेम सोफ़ा पुलकित को, लेकिन प्रॉफिट कमाया बेचकर, कितना? 3000। तो हमने जब नेहा के लिए वर्क किया तो नेहा ने प्रॉफिट 3000 बनाया था। प्रॉफिट तब बनता है जब हम जितने का खरीद रहे हैं उससे 3000 रुपये महंगा बेचे। तो नेहा ने यहाँ पीछे खरीदा था, अंकित ने बेचा था और नेहा ने खरीदा था। नेहा ने कितने का खरीदा था? 45,000 का। तो नेहा अब जब बेचेगी तो 45,000 में 3000 रुपये बढ़ाकर बेचेगी, तब जाके उसे प्रॉफिट होगा 3000 का। तो कितने का बेचा उसने, नेहा ने? 48,000 का। फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाई बिल में, कितने 4,320 सीजीएसटी और इतनी ही एसजीएसटी। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 8640। अब ये 8640 आउटपुट टैक्स तो नेहा का है क्योंकि उसने बेचा, इनपुट टैक्स पुलकित का है क्योंकि उसने खरीदा। दोनों का आंसर एक ही है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा? एसजीएसटी पेड बाय नेहा बताओ कि नेहा ने एसजीएसटी कितनी दी। सबसे पहले ये समझो कि नेहा पहले वाली ट्रांजैक्शन में है या दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में है? दूसरे में है, और दूसरे में आप जानते हैं कि नेट जीएसटी बनती है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या बनाया? नेट जीएसटी फॉर नेहा। आउटपुट टैक्स नेहा का लिया, इनपुट टैक्स नेहा का लिया और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक। और सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी हो रही हैं? इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा। तो नेहा ने
540 रुपये जमा करे हैं, लेकिन आधे दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधे दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था स्टेट गवर्नमेंट को नेहा कितना जमा करेगी टैक्स, तो 540 का हाफ कर दिया, आधा जमा करेगी, आधा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा स्टेट को। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 270। दूसरे पार्ट में बोला टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा का सारा टैक्स कितना मिला। तो टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिखने के लिए आपको पहली स्टेज में पहुंच जाना है। पहली स्टेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा हो रहा है वो कितना जमा हो रहा है 4050, एक तो ये लेना है, ठीक है। और दूसरा, जब दूसरी स्टेज में जाते हैं तो दूसरी स्टेज में नेहा जो है ना वो ग्राहक से कितना टैक्स ले रही है 8640, लेकिन जमा सरकारों को इतना नहीं करती, वो नेट जमा करती है कितना 540। तो इसका आधा हिस्सा सेंट्रल का है और आधा हिस्सा स्टेट का, तो आधा कर देंगे 540 का तो बनेगा 270, इसलिए दूसरी स्टेज का टैक्स कितना लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का 270, और दोनों को प्लस करके यहाँ पार्ट नंबर 2 बना लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय पुलकित। पुलकित तो एंड यूज़र था, पुलकित ने किसी और को बेचा थोड़ी, उसने तो टैक्स सारा का सारा ही जमा करना है, उसने तो सामान रख लिया। तो टोटल अमाउंट पेड बाय पुलकित निकालने के लिए पुलकित ने नेहा से ख़रीदा था, नेहा ने बेचा कितने का था देखो 48,000 का, तो पुलकित को 48,000 रुपीज़ देने हैं जो कि कॉस्ट प्राइस है पुलकित के लिए। और बिल में जो टैक्स बनाएगी नेहा वो सारा का सारा देना है टोटल, नेट वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि पुलकित तो भैया बेच ही नहीं रहा, उसको तो सारा का सारा टैक्स देना है, नेट से उसका कोई लेना देना नहीं। 8640, ठीक है, ये लिख दिया 8640 और दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के आंसर आ गया 56,640। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.